अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वालिटी असेसमेंट। स्टैंडर्ड मेथड इन क्वालिटी एश्योरेंस का ये टॉपिक है। क्वालिटी असेसमेंट को समझने के लिए पहले हमें क्वालिटी कंट्रोल का पता होना ज़रूरी है। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? जब हमारा एक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है, जब एक एक्सपेरिमेंट हमारा हो रहा है, तो क्या होता है कि हम लोग उसको हर मिनट हर सेकंड के बाद उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो कहाँ तक पहुंची है, वो कितनी जो है वो ठीक चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें कि कोई एरर आ रहा है या कुछ भी। ठीक है, तो वो हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, बार बार उसको चेकआउट करके लास्ट पे हम जो है क्वालिटी हमने दी होती है ना कि इसकी इतनी ही क्वालिटी होगी, 100 में से 90% जो है वो हम इस तरह का इफेक्टिव चीज़ देंगे तो वो वैसी बनती है। ठीक है, वो थी क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी असेसमेंट क्या है कि जो हम चेक करके अपना एक ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल की बात यहाँ पे उन्होंने की हुई है। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल क्या होता है कि जो हम लोगों ने ग्राफिकल उसको रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है अपने डाटा को, क्या वो उसके कंट्रोल में है भी है या नहीं है, मतलब कि जो हम ग्राफ दे रहे हैं वो ट्रू है या नहीं है। तो अगर तो वो स्टेटिस्टिकल कंट्रोल के अंदर होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो क्वालिटी असेसमेंट हम कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी असेसमेंट ठीक है कि वो हमारा जो है वो स्टेटिस्टिकल कंट्रोल में है। लेकिन अगर वो नहीं होता स्टेटिस्टिकल कंट्रोल में तो उसकी क्वालिटी असेसमेंट से हमें ये पता चलता है कि वो स्टेटिस्टिकल कंट्रोल में है या नहीं। ठीक है, तो हमारा जो क्वालिटी असेसमेंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे ना क्वालिटी असेसमेंट जो है उसकी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एक है इंटरनल मेथड और दूसरी एक्सटर्नल मेथड। उनकी तरफ देखते हैं। इंटरनल मेथड जो है वो पूरा का पूरा जो है कोऑर्डिनेटेड बाय द लेबोरेटरी। वो सारा का सारा जो है वो लेबोरेटरी के अंदर ही होगा और प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक अबाउट द एनालाइट मेथड। ठीक है, एनालाइट का मेथड जो है उसमें फीडबैक इमीडिएटली मिलता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल मेथड लेबोरेटरी में ही हो रहा है तो हमें इमीडिएटली फीडबैक मिल जाएगा। और इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो आगे 4 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास डुप्लीकेट सैंपल, एक है हमारे पास ब्लैंक एनालिसिस और एक है हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड सैंपल और फोर्थ है हमारे पास स्पाइकी कवरेज। एनालिसिस ऑफ डुप्लीकेट सैंपल को देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हम लोग एट अ टाइम, ठीक है, एक हमारे पास क्रॉस सैंपल है यानी कि पॉपुलेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जिसमें से हम एक सैंपल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक पॉपुलेशन पड़ी हुई है सैंपल की। ठीक है, उसमें से हम लोग एट अ टाइम 2 जो है वो सैंपल लेते हैं। ठीक है, सेम अमाउंट के, उसको भी हम डुप्लीकेट सैंपल कहते हैं। या फिर हम उस ग्रॉस सैंपल के अंदर से एक सैंपल लेकर उसको 2 इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, डुप्लीकेट सैंपल। डुप्लीकेट सैंपल जो है उसके हम लोग किस तरह से उसका डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। जो डिफरेंस है वो डी होता है। ठीक है, और रिलेटिव डिफरेंस जो होता है वो डी आर होता है। तो डी जो है वो हमारे पास है x1 माइनस x2 और हमारे पास डी आर जो है वो है डी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ना आपको थोड़ा सा समझ आ गया कि डुप्लीकेट सैंपल क्या होता है, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि डुप्लीकेट सैंपल को हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सैंपल है, हम उसे रन करवा रहे हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, उसका जो रिजल्ट निकला है वो हम लोगों ने सेव कर लिया। फिर हम दोबारा जो उसका सेम डुप्लीकेट था उसको भी करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर तो उन दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो हमें पता चलता है कि हमारी सैम्पलिंग के अंदर और इस प्रोसेस में कोई जो है एरर नहीं है। लेकिन अगर तो दोनों का डिफरेंस आता है, ठीक है, दोनों जो हमारे सैंपल थे उनके अंदर कोई ना कोई डिफरेंट आ रहा है रिजल्ट के अंदर, तो इसका मतलब है कि हमारा जो है सैम्पलिंग मेथड तो ठीक है क्योंकि हमने डुप्लीकेट किया ना, तो इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है उसमें कोई एरर है, इसमें कोई सिस्टमेटिक एरर है। ठीक है, तो एरर को फाइंड आउट करने के लिए जो है हम सैंपल ऑफ डुप्लीकेट एनालिसिस ऑफ डुप्लीकेट सैंपल जो है उसे यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। अगर अभी तो हमने बात की ना कि हमारे पास डुप्लीकेट सैंपल 2 थे, लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो जाए, n नंबर ऑफ डुप्लीकेशन हो जाए, एक्चुअली में हम 15 जो है वो नंबर्स ले लेते होते हैं कभी कभी सैंपल्स के। इस केस में हमने क्या करना है, s इज इक्वल्स टू सिग्मा डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n। ये स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला है, इसके थ्रू जो है वो हम फिर निकालेंगे रिजल्ट। टुवर्ड द एनालिसिस ऑफ ब्लैंक्स। ब्लैंक्स क्या होते हैं? ब्लैंक सैंपल जो होता है हमारे पास खाली जो सैंपल की बात करें, ठीक है, हम बिल्कुल खाली सैंपल या फिर खाली सैंपल की जगह हम इसमें यूज कर लेते हैं वाटर। वाटर बेसिकली जो है ना वो एक तरह से हमारे पास जीरो की इंडिकेशन में ही आता है, उसके हमारे पास स्टैंडर्ड्स हर चीज जो है वो मौजूद है, उसका एच पी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो हमें
हमें ना पता लग जाता है कि कहाँ पे कौन सा डिफेक्ट हुआ है, क्योंकि उसकी हर ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हमें पता है। तो ब्लैंक के अंदर ना हम लोग वाटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्लैंक सैंपल क्या होता है उससे देख लेते हैं। ब्लैंक इज इंट्रोड्यूस इन अ वे टू करेक्ट द सिग्नल फॉर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सोर्स अदर देन द एनालाइट। एनालाइट के अलावा किसी और चीज को यूज करें हम एज अ ब्लैंक, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वाटर लिया है। The most common blank is the method blank in which we take an analyte free sample. Analyte free sample लेंगे through this analysis using the same reagent. हम लोग सेम reagent ग्लास में इंस्ट्रूमेंटेशन से उसे गुजारेंगे, लेकिन उसमें एनालाइट नहीं होगा, हमारा सिंपल जो है वो ब्लैंक सैंपल होगा। और उसके बाद मेथड ब्लैंक allow us to आइडेंटिफाई टू करेक्ट द सिस्टमैटिक एरर्स। अब ये हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें सिस्टमैटिक एरर्स के बारे में पता चल सके। ड्यू टू द इम्प्योरिटीज द रिएजेंट कंटेमिनेटिंग ग्लासवेयर द पुअर कोलैबोरेशन इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई खराबी है, ग्लासवेयर में कोई खराबी है, या फिर हमारे रिएजेंट्स में कोई इम्प्योरिटीज है, ये सब कुछ जो है वो हम पता लगा सकते हैं ब्लैंक मेथड के थ्रू। उसके बाद एट अ मिनिमम न्यू मेथड ब्लैंक इज एनालाइज्ड व्हेनेवर वी प्रिपेयर अ न्यू रिएजेंट। जब भी हम कोई भी न्यू रिएजेंट बनाते हैं तो हम उसको ब्लैंक सैंपल के थ्रू जरूर गुजारते हैं, ताकि हमें उसके हाई कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट रेजिडेंट्स ओवर कैरी, हमें ईच एंड एवरीथिंग उस जो न्यू रिएजेंट है उसके बारे में पता चल सके, हम उसकी रीडिंग्स जो है वो नोट कर सके। इस वजह से जो हम न्यू रिएजेंट बनाते हैं उसको भी ब्लैंक सैंपल से गुजारते हैं, और कोई भी सैंपल जब हम एनालाइट का गुजारते हैं उससे पहले भी हम ब्लैंक सैंपल को यूज करते हैं, ताकि हमारे पास हमें पहले ही पता चल सके कि हमारी इम्प्योरिटीज तो नहीं है रिएजेंट्स में, ग्लासवेयर ठीक है, हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो दो मेथड इन्होंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, फील्ड ब्लैंक और ट्रिप ब्लैंक। दो तरह के ब्लैंक यूज कर रहे हैं हम। अब देखते हैं इनमें क्या है। फील्ड ब्लैंक जो है वो एक ऐसा एनालाइट फ्री सैंपल है जो कि हम कैरी करते हैं लेबोरेटरी से सैंपल साइट पे। अब फील्ड ब्लैंक इज एन एनालाइट फ्री सैंपल कैरीड फ्रॉम द लेबोरेटरी टू द सैंपल साइट। लेबोरेटरी से हम उसे लेके जाएंगे सैंपल साइट पे, उस जगह जहां से हमने सैंपल लेना है, ठीक है, वहां पे उसे हम ले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, at the sample site the blank is transferred into a clean sample container। जिस तरह से हमने एक सैंपल को डालना है सैंपल कंटेनर के अंदर, इसी तरह से हम ब्लैंक को भी सैंपल कंटेनर के अंदर डालेंगे वहां जाकर, यानी कि वाटर को यहाँ से लेके जाएंगे, वहां जाकर सेम जैसे हम सैंपल को डाल रहे हैं उसी तरह उसको भी एक सैंपल बॉटल में डालेंगे, क्लीन सैंपल बॉटल में, विच एक्सपोज टू द लोकल इन्वायरमेंट। अब हमारा जो सैंपल है वो क्या करता है, उस जगह के इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है। द फील्ड ब्लैंक इज देन प्रिजर्व्ड। अब हम उसको क्या करते हैं, जैसे हमने सैंपल को प्रिजर्व करके ट्रांसपोर्ट करने लेबोरेटरी के अंदर वापस लेके आना, उसी तरह हम उसे भी वापस ले आते हैं। फील्ड ब्लैंक हेल्प टू आइडेंटिफाई द सिस्टमेटिकली ड्यू टू द सैम्पलिंग ट्रांसपोर्ट एनालिसिस। अब इसने हमें किस चीज के एरर्स बताने कि हम लोग जब उसे लोकल एनवायरनमेंट में ओपन कर रहे थे तो कहीं हमारी सैम्पलिंग गलत तो नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट करते हुए कोई मसला तो नहीं हो गया, या एनालिसिस में कोई मसला तो नहीं होगा। ये सब मसले जो है वो हमें फील्ड ब्लैंक के थ्रू पता लग सकते हैं। फिर आगे है ट्रिप ब्लैंक। ट्रिप ब्लैंक इज एन एनालाइट फ्री सैंपल कैरिड फ्रॉम द लेबोरेटरी टू द सैंपल साइट। अब ये लेबोरेटरी से सैंपल साइट की तरफ हम लेके जा रहे हैं एंड बैक टू द लेबोरेटरी। उसके बाद फिर हम लोग इसे बैक ले आएंगे लेबोरेटरी विदाउट बीइंग ओपन, उसे ओपन किए बगैर ही हम इसे वापस ले आएंगे, ठीक है। A trip blank help us to identify the systematic error due to the cross contamination। अब क्रॉस कंटेमिनेशन जाते और आते हुए कोई कंटेमिनेशन तो नहीं हो गई हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग स्टोरेज एंड एनालिसिस, हैंडल करते हुए कोई मसला तो नहीं होगा, स्टोरेज में कोई मसला तो नहीं है, या एनालिसिस में कोई मसला तो नहीं है। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें ट्रिप ब्लैंक से जो है वो पता लग सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया ब्लैंक सैंपल्स क्या है, फील्ड ब्लैंक क्या है और ट्रिप ब्लैंक क्या है। नेक्स्ट मूव करते हैं एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब हमारे पास ना स्टैंडर्ड्स मेथड, इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए ना वो ये है कि हमारे पास ना स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स को यूज करते हैं। हमारे पास एक गाइड बुक है, एक तरह से आप समझ लें, जो बाहर इंटरनेशनल लैब्स में पड़ी हुई है, जिसे हम सब फॉलो कर रहे हैं, जिसमें लिखा होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। तो अब हम सबको पता है कि 100 है, कोई बंदा भी आके कहेगा ना कि 100 नहीं है तो हम उसे कहेंगे कि हमें इसे शो करके दिखाओ, क्योंकि वो वैल्यूज जो हम लोगों ने वहां लिख दी गई हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस में वो सब श्योर है, ठीक है। इस तरह का हमारे पास एक स्टैंडर्ड बना हुआ है हर एक चीज का। तो एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि हमने जो चीज मेजर करनी है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, अगर हमें उसका पता है तो हम क्या करते हैं उसका ही स्टैंडर्ड लेंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेकर उसके साथ उसे कंपेयर करेंगे कि अगर इसका स्टैंडर्ड जो है उसकी वैल्यू 150 आई है, फॉर एग्जांपल 150 वैल्यू आई है,
तो हम उसको एनालिसिस करके देखेंगे क्या इसकी भी 150 आ रही है। अगर तो वो 150 हुई तो इसका मतलब है वो प्योर है, और अगर 150 नहीं हुई तो इसका मतलब है या तो वो इम्प्योर है या तो हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई खराबी है। तो जो चीज जो है वो हमें एक्चुअली हम इसमें एरर चेक कर रहे हैं ना, तो हमें एरर का पता चल जाएगा कि इसमें कोई सिस्टमेटिक एरर है या तो या फिर ये इम्प्योर है। ठीक है, ये दो चीजें जो है वो हमें एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड से पता लग सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पाइक रिकवरीज। स्पाइक रिकवरीज भी सेम हमें ना एरर्स के बारे में इंडिकेट करेगा, इसमें कौन सा एरर है, किस तरह से फाइंड करती हैं आप देखते हैं। हमारे पास ना डुप्लीकेट सैंपल हमने पहले पढ़ा है और हमने स्टैंडर्ड सैंपल भी पढ़ा है। ठीक है, उन दोनों को एक तरह से कंबाइन करके स्पाइक रिकवरी बना हुआ है। अब हमने करना कि हमने एक सैंपल लेना है, इसको पढ़ के बताते चलो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी असेसमेंट टूल इज द रिकवरी ऑफ एन noun additional or spike of an alert of the method blank field blank or a sample। हमारे पास क्या होगा कि हम लोगों ने एक नाउन कंडीशन पता है हमें उसका जो हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कंपोनेंट अपना, और हम लोगों ने सबसे पहले तो एक सैंपल है ना, उसका डुप्लीकेट सैंपल कर लेना है। दो सैंपल कर लिए, एक सैंपल के अंदर हमने नाउन कंडीशन नाउन जो है एडिशन कर देनी है अपनी एनालाइट की, और दूसरे को वैसे ही रख लेना है। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमने, टू डिटरमाइन स्पाइक रिकवरी द ब्लैंक और सैंपल is split into two portion, a known amount of standard solution of analyte added to one portion and the analyte concentration is determined for the both। अब हमने पता क्या करना है, हमने analyte concentration दोनों की पता कर लेनी है, एक स्पाइक वाले की भी और नॉन स्पाइक वाले की भी। ठीक है, जो स्पाइक वाला है वो हमारे पास F है, F से डिनोट करेंगे, और अनस्पाइक वाले को I से डिनोट करेंगे। एंड द परसेंटेज रिकवरी इज percentage R is equals to F minus I divided by A multiply 100। ठीक है, where A is the concentration of analyte added to the spike। ठीक है, जो ऐड की हुई है स्पाइक में वो A है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखें, स्पाइक रिकवरी ऑन द सैंपल्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द सिस्टमैटिक एरर। अब इससे हमें सिस्टमैटिक एरर के बारे में पता चलेगा ड्यू टू द सैंपल मैट्रिक्स। सैंपल की मैट्रिक्स की वजह से जो हमारे पास एरर आ रहे हैं उसको पता लगाने के लिए जो है वो हम स्पाइक रिकवरीज को यूज करते हैं। एक हमारे पास हमने दो सैंपल्स लिए थे, एक के अंदर हमने एनालाइट डाला है, दूसरे में नहीं डाला। अब दोनों को लास्ट में हम कंपेयर करेंगे रिजल्ट को, उससे हमें पता लगेगा कि सैंपल के मैट्रिक्स से कितना फर्क आया है। ठीक है, अगर तो वो डिफरेंस जो है 1 to 10 टाइम्स होगा दूसरे सैंपल से, तो वो हमारे पास ओके है, वेल एंड ओके आएगी। लेकिन अगर 5 to 50 टाइम्स आएगा तो ये हमारे पास काफी लार्ज स्पाइक है, तो ये ओके नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये जो है इसका मतलब कोई ना कोई एरर आ रहा है। अब हमने अंदर अगर स्पाइक डाली है तो उसकी एक लेवल था ना कि हमने इतनी स्पाइक डाली है, तो उसका उतने एडिशनल आना चाहिए। अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एरर होगा। ये था हमारे पास स्पाइक रिकवरी। अगर एक्सटर्नल मेथड की बात की जाए तो एक्सटर्नल मेथड क्या होता है, वो जो लेबोरेटरी से बाहर होता है। ये बाहर वाली जो एजेंसीज होती हैं वो आके हमारी लैब के अंदर जो है वो अपना पूरा प्रोसेस वगैरह जो है वो करती हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा जो फीडबैक है वो भी लेट होता है, क्योंकि वो यहाँ पे आके प्रोसेसिंग करके फिर चले जाएंगी, फिर हमें कहीं जाके फीडबैक मिलेगा, और अगर कोई एरर आ जाता है तो भी मसला होता है कि उनको दोबारा यहाँ पे आना पड़ता है, और इस तरह से कंटिन्यूसली जो है वो प्रोसेस होता रहता है। हमने भी अगर कोई एक्सटर्नल मेथड करना हो तो हम क्या करते हैं कि हम कहीं किसी बाहर एजेंसी में जाएंगे, वहां पर जाके अपना परफॉर्मेंस करेंगे, फिर वहां से सैंपल वगैरह कलेक्ट करके लेके आएंगे। मतलब कि क्या करना होता है, हमने वहीं पे पूरा एक्सपेरिमेंट करना है, हमने सैम्पलिंग वहीं करनी है, वहां पे डिटर्मिनेशन करनी है, वहां पे एनालिसिस करनी है, रिजल्ट जो है वो वहीं पे देनी है। हम लोगों ने यहाँ अपने लेबोरेटरी से कोई काम नहीं करना होता। किसी और लेबोरेटरी में जाके जब हम लोग वहीं पे ही सारा कुछ परफॉर्मेंस करते हैं तो वो एक्सटर्नल मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट होगा। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम अप्रोचेस करेंगे। अप्रोचेस के लिए आपका ये जो 4 चीजें थी ये समझना जरूरी था, तो पहले हमने ये कर लिया। नेक्स्ट हम अप्रोचेस वाला जो है टॉपिक उसको करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।